देखो मोटिव यही होता है कि अगर किसी एक भी इंसान की लाइफ में अगर पॉजिटिव चेंजेस होते हैं मेरी एक 10 मिनट की वीडियो बनाने से, तो शायद मेरा मतलब होता है ना कि मोटिव सफल हो गया है उस वीडियो को बनाने का, वो वर्थ इट रही है वो वीडियो। तो इसीलिए मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि देखो जो टॉपर होते हैं ना, वो आपको ये बता सकते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे टॉप किया जा सकता है, किसी एग्जाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है अच्छे मार्क्स के साथ। बट एक जो फेल होने वाला स्टूडेंट होता है ना, वो आपको ये बता सकता है कि इस एग्जाम में कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्लू आर्मी? तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। तो जैसे कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नॉन टेक की प्रिपरेशन कैसे की जाए, कैसे अपने मार्क्स को यहाँ पर मैक्सिमाइज किया जाए, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है, कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है और कैसे अपने मार्क्स को 100, 120, 130 तक लेके जाना है। ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। आज अपन बात करेंगे टेक्निकल के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप मतलब होता है ना कि इस चीज़ को सुनना, और अगर आपको सही लगे तो आप उसके बारे में कमेंट भी करना मुझे। देखो, जैसे कि मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाता हूँ, मुझे पता है कि मैंने कोई ईएससी एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया है या फिर गेट एग्ज़ाम में मैं कोई पीएसयूज़ में सेलेक्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं और काफ़ी लोग उस पर पॉजिटिव कमेंट्स भी करते हैं, तो कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। तो मैंने बीच में मतलब होता है ना कि बनाना ही बंद कर दिया था। मेरा खुद की भी थिंकिंग ये थी कि यार जब तक मैं किसी एग्जाम को क्रैक ना करूँ ना, तब तक मैं शायद उसके लिए आपको गाइड ना करूँ। बट अभी हाल फिलहाल में जब एक किस्सा हुआ मेरे साथ, उसके बाद फिर मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि मुझे बनानी चाहिए ऐसी वीडियोज़। वो क्या हुआ उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो एटीसी का एग्ज़ाम में दे रहा था, वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर अपने एक सब्सक्राइबर मिले, और जैसे कि आपको पता है मैंने गेट की बताई थी, एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियो मैंने बनाई थी कि कौन सी मिस्टेक गेट में आपको अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकें। मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले साल, तो उस वीडियो को शायद उन्होंने देखा था और उसने मुझे बोला कि भाई आपकी जो वीडियो थी उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और जो मैं केवल प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस करता रहता था और मेरे टेस्ट सीरीज़ में या फिर गेट में 60 से मार्क्स से ऊपर क्रॉस हो ही नहीं रहते। तो आपने जब मुझे बताया कि नए क्वेश्चंस के साथ डील करो, ठीक है, रिलेवेंट टेस्ट सीरीज परचेस करो जो कि गेट के एग्जाम से रिलेवेंट हो, जिसमें लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते ही उसी लेवल की यहाँ पर टेस्ट सीरीज डिजाइन की हुई, लेकिन नए क्वेश्चंस हो। तो उसने एक्सर्जी की टेस्ट सीरीज ली। यहाँ पर देखो, मैंने एक्सर्जी की टेस्ट सीरीज को नहीं लिया, लेकिन जितने पॉजिटिव रिव्यूज़ मुझे बहुत लोगों से मिले हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वैसे सारी टेस्ट सीरीज बढ़िया होती है, लेकिन उसने मुझे जिस तरीके से बताया, मैं आपको केवल उसकी स्टोरी बता रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि मैंने भैया एक्सर्जी की टेस्ट सीरीज ली और नए क्वेश्चंस को मैंने फेस करना स्टार्ट किया। जो भी मिस्टेक होती वो उसको मैं राइट डाउन करता और उनके ऊपर वर्क करता। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टेस्ट देता, तो मैं कम से कम कोशिश करता कि जो मिस्टेक मैंने प्रीवियस टेस्ट में की उसको मैं रिपीट ना करूँ। ऐसे करता करता उसने अपने सारी टेस्ट सीरीज को कंप्लीट किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसने एक बार लगा लिया था और एक बार वो रिवाइज किया था। ज़्यादा उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन नए क्वेश्चन के साथ डील की जो कि सिमिलर यहाँ पर लेवल के होते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब उसका फाइनल गेट का एग्जामिनेशन हुआ तो अंडर 500 उसकी रैंक आई, और उसने मुझे बोला कि भैया आप ऐसी वीडियोस ज़रूर बनाते रहिए, क्योंकि आपकी जो मिस्टेक्स वगैरह हैं उनसे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और अगर आज मेरी लाइफ में चेंजेस आया तो हो सकता है काफ़ी लोगों की लाइफ में चेंजेस आए होंगे उस वीडियो को, क्योंकि कम से कम मतलब होता है ना 10 to 12,000 यहाँ पर लोगों ने उस वीडियो को देखा है और एक सब्सक्राइबर मुझे मिला। और मेरा देखो मोटिव यही होता है कि अगर किसी एक भी इंसान की लाइफ में अगर पॉजिटिव चेंजेस होते हैं मेरी एक 10 मिनट की वीडियो बनाने से, तो शायद मेरा मतलब होता है ना कि मोटिव सफल हो गया है उस वीडियो को बनाने का, वो वर्थ इट रही है वो वीडियो। तो इसीलिए मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि देखो जो टॉपर होते हैं ना, वो आपको ये बता सकते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे टॉप किया जा सकता है, किसी एग्जाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है अच्छे मार्क्स के साथ। बट एक जो फेल होने वाला स्टूडेंट होता है ना, वो आपको ये बता सकता है कि इस एग्जाम में कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा। क्योंकि हम प्रिपरेशन करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट, लैक्स ऑफ स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। मेरी तरह काफ़ी एवरेज स्टूडेंट होते हैं जो भी एग्जाम नहीं निकाल पाए ईएससी का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पता नहीं है कि ईएससी के एग्जाम्स में उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स किए। हमें मतलब होता है ना, जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, उसकी तरह हम भी एनालाइज करते हैं। हमें भी पता होता है कि यार हम अगर ये मिस्टेक ना करते तो शायद ये एग्जामिनेशन में हम और अच्छे से स्कोर कर सकते थे। तो वो चीज़ें हमें बाद में रियलाइज़ होती है, जिसे कि मैंने एनालिसिस किया, उसके बाद मैं अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज अपन यही बात करेंगे कि टेक्निकल के अंदर जो हम सारा कुछ सोल्व करके जाते हैं, जो 300 का पेपर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर हम कैसे मैक्सिमाइज अपने मार्क्स को कर सके। तो फटाफट से यहाँ पर वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और यार सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, है ना, व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट एग्जाम की नोटिफिकेशन और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की यहाँ पर जो भी रिलेटेड अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे
करेंगे टेक्निकल एग्जामिनेशन के बारे में कि टेक्निकल के लिए कैसे अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज किया जा सकता है और कौन कौन सी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है उसके बारे में आपको बात करूँगा। तो मैं मैकेनिकल के लिए बात करूँगा और काफ़ी अदर ब्रांचेस की भी इससे रिलेट कर सकते हो आप, क्योंकि जो मैं बात करने वाला हूँ वो उसके अंदर सारी ब्रांचेस ही इंक्लूड हो जाएगी, केवल मैकेनिकल ही नहीं रहेगी। क्योंकि ये चीज़ ना मुझे अपने ही फ्रेंड ने बताई जिसके ऑल इंडिया रैंक 10 आई, मैंने पिछली बार भी आपको वीडियो में डिस्कस किया था। हो सकता है तो उनको टाइम मिलेगा तो मैं आपसे एक बार उनसे इंटरेक्शन भी करवाऊंगा। और मतलब उसने मुझे बताया, उसने कभी मेडिजी से क्लासरूम कोचिंग नहीं ली, ठीक है, NIT का वो स्टूडेंट था और ऐसा भी नहीं बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन ये है कि उसने मतलब जो कॉलेज टाइम से ही स्टैंडर्ड बुक्स होती है ना उसको उसने फॉलो किया। देखो मैं आपको एक थोड़ा मतलब बताना, मैंने बीच से स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं तब कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, नोट्स यहाँ पर बनाते हैं, नोट्स को फॉलो करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, मटेरियल सोल्व करते हैं और उसके बाद यहाँ पर टेस्ट सीरीज देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं, ऑफलाइन भी देते हैं और फिर अपन ES का एग्जामिनेशन देते हैं। तो अपने जो मार्क्स होते हैं 300 में से एवरेज स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसके 140 से 150 के बीच में ही रहते हैं, 130 से 150 के बीच में मार्क्स रहते हैं टेक्निकल में। और नॉन टेक में आप 80-90 तक स्कोर कर लेते हो तो अपने मार्क्स यहाँ पर 230-240 तक मैक्सिमम स्टूडेंट के रहते हैं। लेकिन जो सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट रहते हैं वो 300 तक भी लेते हैं। तो 300 तक कैसे स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल में 200 तक चले जाते हैं और टेक्निकल में 200 तक जाना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है। ESE एग्जामिनेशन में एग्जाम टफ नहीं होता है, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या आते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो कि हम थ्योरी में कई बार नोट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, हमारे वो जो चीज़ें होती है जो टर्म्स आती है वो इंक्लूड नहीं होती है, तो कई बार वो क्वेश्चंस हमसे मतलब होता है ना कि अटेम्प्ट तो करके आते हैं बट गलत हो जाते हैं, उसमें एक्यूरेसी सही नहीं होती है। अब न्यूमेरिकल हो तो एक्यूरेसी भी सही हो, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो एक्यूरेसी सही नहीं होती है। तो उसको यहाँ पर कैसे एक्यूरेसी को बढ़ाया जाए उसके बारे में उसने मुझे बताया था। तो ये थोड़ा सा पार्ट रह गया था जिसको कि मुझे इंक्लूड करना था, मैंने 20 से स्टार्ट कर दिया था। तो अपन बात करते हैं कि उसने मुझे बताया कि वो स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करता आ रहा है अपने कॉलेज टाइम से। उसने कोई यहाँ पर क्लासरूम कोचिंग अटेंड नहीं की मेडिसी की। वो क्या करता है, जैसे कि अपन बात करते हैं मैकेनिकल की एक बुक आती है थर्मोडायनेमिक्स की पीके नाग, या फिर टोम की यहाँ पर SS रतन, ठीक है, या पावर प्लांट की, ठीक है, या फिर IC इंजन की वी गणेशन। अब वही बता रहा था कि देख क्या होता है ना, जो अपन नोट्स बनाते हैं मेडिसी के, मैंने उसने नोट्स भी देखे हुए हैं सारे, ठीक है, जो होते हैं या फिर टेस्ट सीरीज होती है तो उससे अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट काफ़ी बार क्वेश्चन जो आते हैं ना वो कहाँ से रिपीट होते हैं आप चलो उठाकर देख लेना। मैं आपको बताऊं, मैंने भी ये बाद में देखा ES के एग्जाम देने के बाद, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। मुझे ये चीज़ पहले पता होती तो शायद मेरे मार्क्स भी यहाँ पर काफ़ी इंक्रीज हो सकते थे। तो उसने मुझे बताया कि जो SS रतन बुक है ना, कभी उसके पीछे के MCQs क्वेश्चन उठा के देखना। वैसे आप अदर ब्रांचेस के हों तो MC ग्रोहिल की जो बुक्स आती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, आप उनके पीछे के MCQs होते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, हर एक चैप्टर के बाद होते हैं वो 10 से 15, 20, 25 या 30 क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने देखे वाकई में SS रतन के क्वेश्चन, तो देखिए क्या ये तो ES के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ES में रिपीट हुए हैं। अब आप सोचोगे कि यार हो सकता है ES में रिपीट होने के बाद इन्होंने ऐड कर दिए होंगे, बट आप नोटिस करोगे तो वो बुक ना सालों से वैसी की वैसी ही है। वो स्टैंडर्ड बुक है, उसको कोई चेंजेस नहीं होता है उसमें कोई माइनर चेंजेस होते हैं हर साल, बहुत कम से चेंजेस होते हैं। अगर आप 10 साल पहले की SS रतन भी खरीदोगे ना और अभी की भी खरीदोगे ना तो आपको 95 या 98% वही बुक मिलेगी। वो उसमें कोई मिस्टेक्स होती है थ्योरी में तो वो यहाँ पर रेक्टिफाई करते हैं, अदरवाइज वो बुक वैसी की वैसी रहती है। तो UPSC वाले क्या करते हैं ना, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है मेंस एग्जामिनेशन में तो होता ही है, काफ़ी लोग कहते हैं, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं बात करूँगा क्योंकि मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट प्रीलिम्स के बारे में मैं बात करूँगा कि प्रीलिम्स में उसने बताया कि वो क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होते हैं। और उसने जैसे कि बताया कि वो स्टैंडर्ड बुक्स को ऐसा नहीं कि पूरी तरह पढ़ो, देखो ब्लंडर हो जाएगा। अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो तो पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन आप कम से कम वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अपनी हैबिट में लेकर आओ, क्योंकि उसमें से कम आपके 30-40% क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं बुक्स में से। जैसे कि IC इंजन के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कई बार बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं मैकेनिकल वालों को, तो वो क्वेश्चन वी गणेशन से। पावर प्लांट के क्वेश्चन होते हैं, उसकी जो बुक है यहाँ पर स्टैंडर्ड उसमें से रिपीट होते हैं, क्योंकि पावर प्लांट में बहुत स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। और अगर अपन बात करें यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन होते हैं, वैसे थर्मोडायनेमिक्स लगभग कवर कर ही लेते हैं बच्चे, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ मटेरियल साइंस होती है, उसकी भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट वाले। और रोबोटिक्स होती है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होता है, इसके भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मेडिसी से यहाँ पर आप थ्योरी में कवर नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें हैं ना, आप स्टैंडर्ड बुक के पीछे की क्वेश्चंस करें केवल, और जो टॉपिक आपको लग रहा है कि फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है किसी एग्जामिनेशन में, उसके स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसको अपन को क्या करना है, उस स्टैंडर्ड बुक से अच्छे से पढ़ लेना है, केवल उस टॉपिक को, पूरी बुक को नहीं पढ़ना है, क्योंकि सेलेक्टिव अप्रोच अपनानी है अपन को। और ऐसे ही करके वो लोग अपने मार्क्स को 200 तक यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी क्वेश्चंस उनको देखे हुए मिल जाते हैं, तो वो केवल टिक मारते हैं और उनका टाइम यहाँ पर सेव हो जाता है। और जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पर वो अपना पूरा टाइम दे देते हैं, जिससे कि उनका यहाँ पर अच्छा स्कोर हो जाता है। और हम सोचते हैं यार हम 140 लाने में भी हमारी हालत खराब हो जाती है, हमारे पास टाइम नहीं बचता है, क्योंकि टेक्निकल में टाइम का बहुत कंस्टेंट रहता है, आपको पता है। OMR भी फिल करनी होती है,
तो उसने ये तरीका मुझे बताया, तो आई होप आप इस चीज़ को ज़रूर इंप्लीमेंट करोगे, और इस चीज़ को अगर आप इंप्लीमेंट करोगे ना तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपकी जो भी सब्जेक्ट की रेस्पेक्टिव बुक्स है, आपके उसके स्टैंडर्ड जो पीछे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लगाना स्टार्ट करो। मैं नहीं कह रहा हूँ आप बड़े वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, नहीं, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, उससे आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे मेडिजी वाले या फिर किसी भी कोचिंग वाले उन क्वेश्चन को इंक्लूड करते हैं अपने टेस्ट सीरीज में, बट फिर से पहले से ही आप उनको लगा के रखो। जब आप थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन लगाते हो प्रीवियस ईयर के, तो आप उनको कुछ को लगा लो तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है यार। कुछ मेरे को लगता है कि सारी बुक्स के मिला के 1000-1500 क्वेश्चन होंगे वो, अगर आप उनको लगा लोगे ना तो आपको काफ़ी क्वेश्चन उसमें से रिपीट होते हुए मिलेंगे ईएस के एग्जामिनेशन में। तो आई होप आप लोगों को यार ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए और आपको बेनिफिट हो, तो आप कभी भी आकर साल 2 साल 3 साल बाद जब भी आप ये देखो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर बताना, जैसे कि और भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर पता लगे कि हाँ यार ये उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।